22 साल का इंजीनियर ग्रेजुएट फ्रॉम इंदौर के पास एक जबरदस्त फिनटेक आइडिया था। 6 महीने बाद भी वो लड़का अपने पेमेंट गेटवे लाइसेंस का इंतजार कर रहा था, जबकि सिलिकॉन वैली में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक स्टार्टअप ने सीरीज ए फंडिंग तक रेज कर ली थी। यह है इंडिया में स्टार्टअप बनाने की कहानी, जहां आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट नहीं, सिस्टम खुद है। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल बैटलफील्ड के बारे में जहां हर इंडियन एंटरप्रेन्योर को लड़ना पड़ता है। वो रेगुलेटरी जंगल जो आपके स्टार्टअप के सपने को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। चाहे आप नेक्स्ट जोमेटो बनने चाहते हैं या सिर्फ अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंडियन फाउंडर्स इन सबसे डील करते हैं। जीएसटी के ऐसे नाइटमेयर्स जो आपका दिमाग घुमा देंगे, कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो एक रात में बदल जाते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स जो सिलिकॉन वैली फाउंडर्स के सपने भी नहीं आते, और रेगुलेशन स्क्रिप्ट्स जिन्होंने प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को रातों रात खत्म कर दिया। पर सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको रियल फाउंडर्स की एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो इन चैलेंजेस के बावजूद भी सफल होते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि इंडिया में सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर डिपेंड नहीं करता। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है जिसके बारे में कोई बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाता। पहले सीन सेट करते हैं। इंडिया में सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स पर लगभग 58,000 कॉम्प्लायंसेस हैं। हर स्टार्टअप को एवरेज में कम से कम 12 to 15 अलग अलग रेगुलेटर से डील करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन उनके सेक्टर पर। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप फिनटेक में हैं तो आरबीआई के स्क्रूटिनी ऐड कीजिए। फूड बिजनेस FSSAI से बात करनी पड़ेगी। हेल्थ टेक मेडिकल काउंसिल को इम्प्रेस करो। ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस कन्वर्जेशन में आ चुके हैं। पर असली प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ रेगुलेशन की क्वांटिटी नहीं, बल्कि उसमें जो एम्बिग्युइटी और इनकंसिस्टेंसी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में मेरे पहले मीटिंग में टैक्स ऑफिशियल ने कुछ और बताया। अगले हफ्ते डिफरेंट ऑफिशियल ने बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन दी। हमें इस कंफ्यूजन की वजह से 1.5 लाख का पेनल्टी भरना पड़ा, और हम सिर्फ 3 लोगों का स्टार्टअप थी जो सही काम करना चाहते थे। अब सोचो, सिलिकॉन वैली में फाउंडर्स प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योर्स अपने 40% टाइम सिर्फ कॉम्प्लेंस समझने में लगा रहे हैं। और यहाँ सबसे डरावना फैक्ट, 70% इंडियन स्टार्टअप्स कहते हैं कि रेगुलेटरी चैलेंजेस उनके ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है, कंपटीशन या फंडिंग नहीं। अब जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी को टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस इतना बड़ा है कि एंटरप्रेन्योर्स को लिटरली इसकी वजह से नाइटमेयर्स आते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक टिपिकल जीएसटी सगा के बारे में। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रेट्स, इंटरस्टेट वर्सेस इंट्रास्टेट, ट्रांजैक्शंस की कॉम्प्लिकेशंस, इनपुट क्रेडिट्स जो कभी काम करते हैं कभी नहीं, फिलिंग विंडोज जो अचानक से बदल जाते हैं, और पेनल्टीज जो छोटे बिजनेसेस को बर्बाद कर सकती है। हितेश अग्रवाल के ओयो के अर्ली डेज की एक कहानी सुनी। उनको हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस में एक गलत क्लासिफिकेशन। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को 12% जीएसटी ब्रैकेट के बजाय 18% में डाल दिया, और रिजल्ट हुआ 7 लाख रुपीस का पेनाल्टी। उनका एनुअल रेवेन्यू सिर्फ 20 लाख रुपीस था। सोचो इस पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। जीएसटी कॉम्प्लायंस हमें हमारे सर्वर कॉस्ट से भी ज़्यादा खर्च करवाता है। हम एक स्टेक स्टार्टअप है, लेकिन हमने 2 लोग सिर्फ जीएसटी फिलिंग के लिए ऐड किए हैं। अब मैं क्या बोलूँ, क्या इसी के लिए मैं फंडिंग रेज की थी? लेकिन स्मार्ट फाउंडर्स ने कुछ हैक्स फिगर आउट कर लिए हैं। कई स्टार्टअप्स अब ट्रेडिशनल सीएस की बजाय स्पेशलाइज्ड जीएसटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दूसरे फाउंडर्स ने सब्सक्रिप्शन मॉडल्स क्रिएट किए हैं स्पेसिफिकली जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बात ये नहीं है कि जीएसटी को मैनेज करना नामुमकिन है। बात ये है कि जबकि ग्लोबल स्टार्टअप्स इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं, हमारे कंपनीज को इतना मेंटल बैंडविड्थ जीएसटी पे खर्च करना पड़ रहा है। वो स्टार्टअप किलर जिसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करता। इंडिया में लगभग 1536 अलग अलग लाइसेंसेस हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स।
बैंकिंग लाइसेंस कम से कम 2-3 साल, फूड बिजनेस कम से कम 7 अलग अलग परमिशंस, मैन्युफैक्चरिंग भगवान बचाए आपको 10+ डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। लेकिन असली खतरा सिर्फ लाइसेंसेस नहीं है, बल्कि वो है जो मैं रेगुलेशन क्लिप्स कहता हूँ। अचानक पॉलिसीज चेंजेस जो आपके पूरे बिजनेस मॉडल को रातों रात तबाह कर सकते हैं। हमने एक ट्रिलियन क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया था जिसमें 2 लाख यूजर्स थे। एक दिन आरबीआई ने क्रिप्टो बैंकिंग बैन कर दिया, कोई वार्निंग नहीं, कोई ट्रांजैक्शन पीरियड नहीं। हमारे 18 मंथ्स का वर्केट, हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट सब खत्म एक दिन में। हमें कम्प्लीटली पिवट करना पड़ा। बाइक टैक्सी स्टार्टअप्स याद है 2019 में वो बेंगलोर, दिल्ली हर जगह बूम कर रहे थे। फिर अचानक से स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया। रेपिडो, ओला बाइक सबको ओवरनाइट पिवट करना पड़ा। रेगुलेशन क्लिप के बारे में सबसे डेंजरस बात, वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। आप कितना भी मार्केट रिसर्च कर लो, कितना भी फंडिंग रेज कर लो, एक सिंगल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सब कुछ खत्म कर सकता है। जरा सोचो, सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स को मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स फिलोसॉफी सिखाया जाता है। इंडिया में मूव कॉशियसली एंड डोंट ब्रेक एनी रूल, यहाँ तक कि वो रूल्स भी जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। मगर एक सिल्वर लाइनिंग भी है, जो स्टार्टअप रेगुलेटरी स्टॉर्म से सरवाइव कर लेते हैं वो अक्सर अनबीटेबल बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया के रेगुलेटरी मेज में नेविगेट कर सकते हैं तो ग्लोबल एक्सपेंशन एक केक वॉक लगता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ रेगुलेशन नाइटमेयर बन सकता है, वहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किए हैं जो जेन्युइनली एंटरप्रेन्योर्स की मदद करती है। स्टार्टअप इंडिया ने कंपनी रजिस्ट्रेशन को सच में सिंप्लीफाई किया है। SIDBI फंड ऑफ फंड्स ने कैपिटल को मोर एक्सेसिबल बनाया है। गुजरात और तेलंगाना जैसे स्टेट्स ने न्यू सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम्स ने ब्यूरोक्रेसी को सिग्निफिकेंटली कम किया है। हम स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर्ड हैं और मुझे मानना पड़ेगा हमें टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स कम हुए हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब वो ये सर्टिफिकेशन देते हैं। गवर्नमेंट बुरी नहीं है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। कई सक्सेसफुल इंडियन स्टार्टअप्स ने सीख लिया है कि कैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का लाभ उठाना है, व्हाई अवॉइडिंग रेगुलेटरी पिटफॉल्स। UPI इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क जिसने हंड्रेड्स ऑफ फिनटेक इनोवेशंस को पॉसिबल बनाया। बेंगलुरु में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया है, स्टार्टअप्स को अब रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज को प्रोडक्ट मैनेजर से पहले हायर कर रहे हैं। ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स को लेवरेज किया जा सकता है और कौन से रेगुलेशंस को वॉच करना जरूरी है। मुझे शेखर शर्मा कहते हैं, इंडिया में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सिर्फ CTO या CFO नहीं बल्कि CGO भी चाहिए, चीफ गवर्नमेंट ऑफिसर। यहाँ की इनसाइट क्या है, इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल रेगुलेशन से सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, उसको एंटिसिपेट करते हैं और डे 1 से ही अपनी स्ट्रेटेजी में बिल्ड करते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज हैं जो इंडिया के रेगुलेटरी लैंडस्केप को नेविगेट करने में काम आती है। नंबर 1, रेगुलेटरी बफर प्लानिंग। स्मार्ट फाउंडर्स अपने रनवे में 20% एक्स्ट्रा स्पेसिफिकली कॉम्प्लायंस सरप्राइजेस के लिए रखते हैं, बजट में पहले से प्लान करो। नंबर 2, प्री-एम्प्टिव कॉम्प्लायंस। अथॉरिटीज के आने का इंतजार मत करो। फिनटेक या हेल्थ जैसे सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले रेगुलेटर्स से अप्रोच करो। नंबर 3, रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग। RBI, SEBI, IRDAI सबके इनोवेशन सैंडबॉक्सेस हैं। इनको यूज करके अपने बिजनेस मॉडल को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में टेस्ट करो। नंबर 4, इंडस्ट्री एसोसिएशन लेवरेज। NASSCOM और TAI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई कर सकते हैं जब आप अनरीजनेबल रेगुलेशंस का सामना कर रहे हो। नंबर 5, रेगुलेशन स्टैक। बेस्ट फाउंडर्स वो बिल्ड करते हैं जिससे मैं रेगुलेशन स्टैक कहता हूँ। कॉम्प्लायंस के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंट्स और प्रोसेसेस। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल को एडवाइजर बोर्ड पर रखा था। सिर्फ इसी एक डिसीजन ने हमें कम से कम 3 बड़े रेगुलेटरी पिटफॉल्स से बचाया। रेगुलेटरी इंटेलिजेंस मार्केट इंटेलिजेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, इंडिया में कॉम्प्लायंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है।
जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट की तरह ही रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी में भी इनोवेटिव होना चाहिए, उतनी जल्दी आप कंपटीशन से आगे निकलेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स अपने ऑपरेशनल बजट का अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% कॉम्प्लायंस पर खर्च करते हैं। सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स सिर्फ 3 to 5%। ये सिर्फ डिग्री में डिफरेंस नहीं है, ये फंडामेंटली डिफरेंट बिजनेस अप्रोच है। तो आखिर में असल बात क्या है? इंडिया में स्टार्टअप बनाना एक खास तरह का मांग करता है। ऐसा फाउंडर जो विजनरी भी हो और रेगुलेटरी चेस प्लेयर भी। भारत में रेगुलेशन ओवरवेल्म, अनफेयर और कभी-कभी आर्बिट्रेरी लग सकता है, लेकिन याद रखिए हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी भी है। वही कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है, वही आपको ग्लोबल कॉम्पिटिटर से भी प्रोटेक्ट करती है, जो इस लैंडस्केप में नेविगेट नहीं कर सकते। 3 साल के रेगुलेटरी बैटल्स ने मुझे ऑलमोस्ट तोड़ दिया था, लेकिन आज हमारी कॉम्प्लायंस एक्सपर्टाइज हमारा सबसे बड़ा मोट बन गई है। ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हमारे मार्केट में आसानी से एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ कैसे ऑपरेट करना है। कभी कभी आपके सबसे बड़े चैलेंज भी आपके सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाती है। याद रखिए, दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज अगले दशक में इंडिया में बनेंगे, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद नहीं, बल्कि उन फाउंडर्स द्वारा जो इससे मास्टर कर लेते हैं। ये था आज का स्टार्टअप ज्ञान। अगली बार तक बिल्डिंग जारी रखिए, सर्वाइव करते रहिए और चलिए मिलकर गेम चेंज करते हैं। फिर मिलेंगे।